नमस्कार दोस्तों, मैं ललित सोनी दृष्टि आईएएस की रिकैप 2024 क्विज सीरीज में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता होगा कि हमने पिछले हफ्ते जब हम 2024 को खत्म कर रहे थे, उसी के साथ रिकैप 2024 सीरीज लेके आए थे, जिसके अंदर हमने कुछ ऐसे डेवलपमेंट्स को डिस्कस किया था जो कि यूपीएससी के एग्जाम और अन्य गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए भी काफी महत्वपूर्ण थे। नाउ आपको पता होगा कि अगर आप एग्जाम्स देते हैं तो रिवीजन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसी के साथ साथ प्रैक्टिस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग ये क्विज सीरीज स्टार्ट की है, रिकैप 2024 क्विज। और आज के इस एपिसोड में हम लोग कुछ सवाल डिस्कस करेंगे जो कि प्रमुख जजमेंट जो है 2024 से उनसे रिलेटेड है। आप मेरे साथ साथ इन सवालों को अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं पहले सवाल के साथ। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, अल्पसंख्यकों को अपने शैक्षणिक संस्थानों का प्रबंधन करने का अधिकार पूर्ण और राज्य विनियमन से मुक्त है। दूसरा है कि संविधान का अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन की अनुमति देता है। ठीक है, अब आपको कहा गया कि कौन से स्टेटमेंट यहां सही है। पहला है कि जो आपको अपने शैक्षणिक संस्थान बनाने की अनुमति दी जाती है वो अधिकार जो है आपका पूर्ण है और राज्य विनियमन से मुक्त है ना। इसको देख करके आपको ऐसा लगना चाहिए कि ऐसा नहीं हो सकता कि पूरा आपको एक पूर्ण अधिकार दे दिया गया जो कि राज्य के विनियमन से या स्टेट के रेगुलेशन से मुक्त है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में ये कहा है कि ये जो अधिकार है ये राज्य विनियमन के अंतर्गत आता है, राज्य इसमें आके रेगुलेट कर सकता है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है। दूसरा है, संविधान का अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन की अनुमति देता है। ये बात बिल्कुल सही है, ये आपका एक फंडामेंटल राइट है, मूल अधिकार है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा सही है, यानी कि ऑप्शन डी जो है आपका सही उत्तर होगा, क्योंकि कथन 1 गलत है और कथन 2 जो है वो सही है। ठीक है, अब आकर के इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। अब एक केस आया था सुप्रीम कोर्ट के सामने जिसका नाम था अंजुम कादरी बनाम भारत संघ। ये केस हम लोग डिस्कस कर चुके हैं प्रमुख जजमेंट में, रिकैप 2024 में। अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियो तो आप जाकर के चैनल की प्लेलिस्ट में रिकैप 2024 सीरीज के अंदर जाकर के ये वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, अब इस मामले में यह था कि एक उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 है, इसको चैलेंज किया गया था और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये एक्ट तो वैलिड है, इसके अंदर कुछ कुछ ऐसे प्रावधान है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान के विपरीत चल रहे हैं, या फिर यूं कहें सेंटर के एक अधिनियम के विपरीत चल रहे हैं। ऐसे में सेंटर के अधिनियम को प्राथमिकता दी जाएगी और इसमें से वो प्रावधान हटा दिए जाएंगे। ठीक है, इसी के साथ साथ ये भी कहा गया कि अगर अल्पसंख्यकों के पास शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार है तो वहां पे सरकार उनको रेगुलेट करने का भी अधिकार रखती है। तो आपका ये अधिकार जो है वो पूर्ण और विनियमन से मुक्त नहीं है। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे की गई थी और यहाँ कहा गया था कि ये जो एक्ट जो मदरसा शिक्षा मानकों को नियंत्रित करता है, और यह स्पष्ट किया गया कि अल्पसंख्यकों का अपने संस्थानों का प्रबंधन करने का पूरा अधिकार या फिर निरपेक्ष अधिकार नहीं है, बल्कि राज्य विनियमन के अधीन है। ठीक है, यह निर्णय अनुच्छेद 30 के तहत अल्पसंख्यक संस्थानों में भी शिक्षा मानकों को विनियमित करने के लिए राज्य के अधिकार की पुष्टि करता है। यह कहता है कि यहाँ पे राज्य जो है या स्टेट है वो रेगुलेट कर सकता है ऐसे संस्थानों को। ठीक है, तो ये बात हुई आपकी इस पर्टिकुलर जजमेंट में जिसका नाम है अंजुम कादरी बनाम भारत संघ। अगला सवाल देखने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमारे सेंटर्स जैसे कि प्रयागराज, नोएडा, दिल्ली में करोल बाग, लखनऊ, जयपुर और इंदौर में हम लोग आईएएस जीएस के फाउंडेशन कोर्स चला रहे हैं। एडमिशंस आरंभ है, ये कोर्स हिंदी माध्यम में अवेलेबल है और इसके साथ साथ ये ऑफलाइन बैचेस हैं। आप डायरेक्टली इन सेंटर्स पे विजिट कर सकते हैं और अपने आप को इनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 8750187501। किसी भी प्रकार की सहायता या किसी भी प्रकार की आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पे बेझिझक कॉल कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जेलों में जाति आधारित भेदभाव संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का उल्लंघन करता है? अनुच्छेद 25, 26, 30 या फिर 23 यानी 23। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है आपका सही उत्तर होगा, क्योंकि सीधी सी बात है जब हम 25-26 की बात करते हैं तो ये आपको अधिकार देता है अपने अपने धर्म का पालन करने का, यानी कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन आपको देता है, तो ये तो हो नहीं सकता। फिर दूसरा है अनुच्छेद 30, अभी हमने देखा था कि ये कहता है कि अल्पसंख्यक लोग अपने हिसाब से शैक्षणिक संस्थान खोल सकते हैं, इसके साथ साथ उनका यूं कहें कि प्रशासनिक देखभाल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला भी गलत हो गया, यानी कि अनुच्छेद 23 जो कि बात करता है शोषण के विरुद्ध अधिकार की। ठीक है, अब शोषण के विरुद्ध के अंदर आपको पता है कि जो फोर्स्ड लेबर वगैरह है वो भी आता है। अब ये एक फोर्स्ड लेबर का पार्ट हो गया जब आपको ये कहा जा रहा है कि अगर आप किसी विशेष जाति के हैं
तो आपको एक विशेष काम करना पड़ेगा, तो ये फोर्स्ड लेबर ही हुआ एक तरीके का, इसलिए ये अनुच्छेद 23 के अंदर में इसमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले में रखा गया था। अब फैसला कौन सा था हम यहाँ देख लेते हैं। फैसला था सुकन्या सांता बनाम भारत संघ, सुकन्या सांता बनाम भारत संघ। इस फैसले में ये एक्चुअली इस केस में डिस्कस ये किया गया कि आपसे बोला गया कि जो जेल के मैनुअल्स होते हैं, जेल में कुछ ऐसे नियम और कायदे की एक किताब है जिसके तरीके से जेलें चलती है, उन किताबों में कुछ ऐसे प्रावधान है जो कहते हैं कि एक विशेष प्रकार की विशेष जाति के व्यक्ति को एक विशेष प्रकार का काम करना होगा। ठीक है, अब इस तरीके के प्रोविजंस है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये ठीक नहीं है, इनको हटाया जाए। सेंटर को ये आदेश दिया गया कि आप इस तरीके के प्रावधानों को हटाओगे 3 महीने के भीतर भीतर। क्यों ऐसा कहा गया देख लेते हैं। सुकन्या सांता बनाम भारत संघ में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले ने इस बात पर जोर दिया कि जेलों में जाति आधारित भेदभाव असंवैधानिक है। संविधान का अनुच्छेद 23 विशेष रूप से मानव तस्करी और जबरन श्रम पर प्रतिबंध लगाता है और विस्तार में इसमें श्रम की किसी भी प्रकार की जबरन और बंधुआ स्थिति का निषेध शामिल है। यहां देखेंगे जिसे जाति आधारित भेदभाव के रूप में व्याख्या में किया जा सकता है। अगर मान लेते हैं कि हम कह रहे हैं किसी प्रकार की जबरन आपसे कोई काम करवाया जा रहा है, यानी कि अगर आपकी एक पर्टिकुलर जाति है और आपसे कहा जा रहा है कि आपको इस प्रकार का कार्य करना होगा, तो वो आपसे जबरन काम करवा रहे हैं, तो ये आपके आर्टिकल 23 के विरुद्ध है। ठीक है, तो ये हमने देखा सुकन्या सांता बनाम भारत संघ, ये केस भी हमने डिस्कस किया हुआ है। अगला सवाल देखते हैं, त्वरित सुनवाई के अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। त्वरित सुनवाई का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 से लिया गया है, जो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को सुनिश्चित करता है। ये बात बिल्कुल सही है। जब हम बात करते हैं अनुच्छेद 21 की, आर्टिकल 21 की, तो ये राइट टू लाइफ, आपके जीवन का अधिकार है। अब इसके अंदर बहुत सारे अधिकार शामिल होते हैं, उनमें से एक अधिकार ये है कि आपको त्वरित सुनवाई का भी अधिकार है। ठीक है, क्योंकि यहां पे कहा जाता है, जब हम लोग राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी की बात करते हैं, जहां पे आपको जीवन और स्वतंत्रता दोनों का अधिकार यहां पे दिया गया है, तो ऐसे में आपको अगर कोई डिटेंट करके रखता है या फिर आपको जेल में बंद करता है और आपकी जो केस है उसकी सुनवाई डिले होती जाती है, तो ऐसे में आपकी जो स्वतंत्रता है उस पर भी बात आ जाती है। तो इसलिए ये कहा जाता है आर्टिकल 21 के अंतर्गत त्वरित सुनवाई का भी आपको अधिकार है। अनुच्छेद 32 अधिकारों के उल्लंघन के लिए संवैधानिक उपाय के रूप में त्वरित सुनवाई का अधिकार प्रदान करता है। अब अनुच्छेद 32 नो डाउट अधिकारों के उल्लंघन के लिए संवैधानिक उपाय प्रदान तो करता है, लेकिन ऐसा एक्सप्लिसिटली एकदम यह नहीं बोला गया है कि त्वरित सुनवाई के लिए आपको यहां पे अधिकार दिया जाता है। ठीक है, ये अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने अपने इंटरप्रिटेशन के साथ अनुच्छेद 21 में दिया है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि दूसरा वाला स्टेटमेंट गलत है, पहला सही है, केवल एक जो है आपका उत्तर होगा, यानी कि ऑप्शन ए। ठीक है, आगे यहां पे आप देख लीजिए, हाल ही में मुबारक अली बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने देखा कि बिना सुनवाई के लंबे समय तक हिरासत में रखना त्वरित सुनवाई के संवैधानिक अधिकार को कमजोर करता है, जो अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार का एक हिस्सा है। अनुच्छेद 32 की बात करें तो हमने ऑलरेडी देख लिया है कि इसमें संवैधानिक उपाय दिए गए हैं या उपचार दिए गए हैं, जहां पे अगर आपके मूल अधिकारों का हनन हो रहा है तो आप सीधे के सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाकर के याचिका कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा अधिकार आपको अनुच्छेद 32 देता है। ठीक है, तो ये होगा इसके बारे में बात। अगला सवाल देखते हैं, स्वास्थ्य का अधिकार, जिसमें उपभोक्ता को उत्पाद की गुणवत्ता के बारे में सूचित किए जाने का अधिकार शामिल है, किस संवैधानिक अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 19(1)(g), अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 14। तो यहाँ पे ये जो अधिकार है आपका, वो भी अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है। जैसा कि मैंने बताया, राइट टू लाइफ में बहुत सारे अधिकार आते हैं, उनमें से एक है राइट टू हेल्थ, यानी कि स्वास्थ्य का अधिकार। ना स्वास्थ्य का अधिकार आपका यहाँ पे ये इस केस के अंदर हुआ ये था कि इसमें डिस्कस किया गया कि अगर आपका कोई उत्पाद है, आप उसकी एडवर्टाइजमेंट करते हैं और अगर आप उसकी गलत एडवर्टाइजमेंट करते हैं, ठीक है, तो अब ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी? क्या ये स्वास्थ्य के अधिकार के अंतर्गत आता है? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ बिल्कुल ये स्वास्थ्य के अधिकार के अंतर्गत आता है। क्यों? क्योंकि अगर आप गलत एडवर्टाइजमेंट करेंगे, वो इंसान वो प्रोडक्ट खरीदेगा, खाएगा, तो हो सकता है वो बीमार पड़ जाए। तो इसका मतलब ये है कि आपको अपने प्रोडक्ट की गुणवत्ता के बारे में सही बातें बतानी होगी। ये स्वास्थ्य के अधिकार के अंतर्गत आता है। ठीक है, और ये अधिकार कहां दिया हुआ है? अनुच्छेद 21 के अंदर राइट टू लाइफ के तहत दिया गया। ठीक है, यहां पे देख लीजिए, हाल ही में भारतीय चिकित्सा संघ बनाम भारत संघ मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने स्वास्थ्य के अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का अभिन्न अंग माना है। यह अधिकार बीमारी की अनुपस्थिति से परे है, जिसमें स्वास्थ्य के बारे में सूचित विकल्प बनाने का अधिकार शामिल है, जिसमें उपभोक्ता को अपने स्वास्थ्य और कल्याण को प्रभावित करने वाले उत्पादों और सेवाओं की गुणवत्ता के बारे में सूचित किए जाने का अधिकार भी शामिल है। ठीक है, अगर बाई चांस अगर आपको कोई ऐसी मिस एडवर्टाइजमेंट करता है, यानी गलत ब्रांडिंग कर देता है, गलत एडवर्टाइजमेंट करता है, तो ऐसे में
जिसने वो प्रोडक्ट बनाया है, जिसने उसकी एडवर्टाइजमेंट की है, इसके साथ साथ वो सेलिब्रिटी जिसने उसका एड बनाया है वो भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। ठीक है, अकाउंटेबिलिटी यहाँ पे इंश्योर की गई है। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, जो कि अंतिम सवाल है। जनजातियों और जातियों के वर्गीकरण में राष्ट्रपति और संसद की भूमिकाओं के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति के पास अनुच्छेद 341 और 342 के तहत जनजातियों और जातियों को शुरू में अनुसूचित के रूप में अधिसूचित करने का अधिकार है। ये बात बिल्कुल सही है। जब हम बात करते हैं अनुच्छेद 341 और 42 की, तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं कि अनुसूचित जाति और जनजाति के बारे में, तो पहली लिस्ट जो है वो राष्ट्रपति बना सकते हैं। ठीक है, फिर अगर उसके अंदर किसी तरीके का कोई चेंज होगा तो उसके बारे में दूसरा स्टेटमेंट दिया हुआ है, इन सूचियों में किसी भी प्रकार का बदलाव या पुनः वर्गीकरण के लिए संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता होती है, ऐसा नहीं है। जो आपकी संसद है वो एक ऑर्डिनरी बिल के थ्रू भी ये काम कर सकती है, आपको ये संविधान को संशोधित करने की जरूरत नहीं होती है। तो ये वाला आपका गलत हो गया, तो पहला सही है। अब आपको देखना है कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे फिट बैठता है, ऑप्शन फिट बैठता है। तो केवल कथन एक सही है, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि पहला ही स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है यहाँ पे। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है आपका सही उत्तर होगा। यहाँ पे देख लीजिए, हाल ही में पंजाब राज्य और अन्य बनाम दविंदर सिंह और अन्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के बीच उपवर्गीकरण को बरकरार रखा, यानी कि सब क्लासिफिकेशन अब आप कर सकते हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि लाभ सबसे वंचित लोगों तक पहुंचे। यानी जब रिजर्वेशन की बात करते हैं तो जैसे ओबीसी के अंदर क्लासिफिकेशन किए गए हैं क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर का, वैसे ही आप जो है SC ST रिजर्वेशन में भी सब क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। राष्ट्रपति के पास वास्तव में अनुच्छेद 341 और 342 के तहत यह अधिसूचित करने का अधिकार है कि किन जातियों और जनजातियों को अनुसूचित माना जाता है या नहीं। ठीक है, फिर अगर इसमें कोई परिवर्तन करना होगा तो वो संसद कर सकती है सामान्य विधायी प्रक्रिया के द्वारा, यानी कि ऑर्डिनरी बिल की जो प्रोसीडिंग्स होती है उसके द्वारा ऐसा किया जा सकता है। ठीक है, तो ये बात डिस्कस की गई थी पंजाब राज्य बनाम अन्य और दविंदर सिंह और अन्य के अंदर। ठीक है, अब आप देखेंगे कुछ अभ्यास प्रश्न जो कि आपको अटेम्प्ट करने हैं, जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, सर्वोच्च न्यायालय ने पारदर्शिता और जवाबदेही के मुद्दों के कारण चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक पाया। दूसरा स्टेटमेंट है, संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a) सूचना के अधिकार सहित भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि कौन सा यहाँ पे फिट बैठ रहा है, उसी के हिसाब से आप हमें कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। ठीक है, अगला सवाल है, गर्भपात के अधिकार सहित प्रजनन अधिकारों से इनकार करना किस संवैधानिक अनुच्छेद का उल्लंघन करता है, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने पुष्टि की? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 26। तो आप ये दोनों सवाल अटेम्प्ट कीजिए, हमें कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिए। इसी के साथ आपसे आगे चाहूंगा, मैं फिर मिलूंगा किसी और वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।